डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 41। अब तक कोई नहीं उठा था। पूरा लिविंग हॉल खाली था, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। माया ने एक नज़र चारों तरफ देखा और फिर घर से बाहर निकल गई। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसको रीड करते हुए वो चल रही थी। माया पार्किंग एरिया में आए और एक कार में बैठ वहां से निकल गई। आधे घंटे बाद माया की कार एक रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकी। माया कार से बाहर आई। उसने आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए हुए थे। उसने अपने गॉगल्स निकाले और एक नज़र चारों तरफ देख वो रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। माया डाइनिंग एरिया के एक कोने में चेयर पर बैठी सामने रखी फाइल को देख रही थी। वो गौर से उसमें लिखे वर्ड्स को रीड कर रही थी। कुछ पल बाद उसने फाइल बंद की और अपनी वॉच में टाइम देखकर मैन एंट्रेस की तरफ देखा। तभी उसकी नज़र वहां खड़े दो शख्स पड़ी जो दिखने में बिजनेसमैन लग रहे थे। उनमें से एक आदमी ने ब्लैक 3-पीस सूट पहना हुआ था और आंखों पर चश्मा चढ़ाया हुआ था। वो अपने चश्मे को सही करते हुए चारों तरफ देख रहा था। उसके पास खड़ा दूसरा आदमी जिसने अपने हाथ में एक फाइल पकड़ी हुई थी, वो दिखने में ही पहले आदमी का असिस्टेंट लग रहा था। तभी उस आदमी की नज़र माया पर पड़ी। माया की नज़रें भी उसी आदमी पर टिकी हुई थी। माया ने अपना एक हाथ हिलाया। उस आदमी ने धीरे से कहा, मिस माया। उसने बहुत धीरे से कहा था पर माया को लिपसिंग समझ आती थी। वो समझ गई थी कि सामने खड़े आदमी ने उसी का नाम पुकारा है। माया ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला। माया की हाँ सुनकर वो आदमी अपने असिस्टेंट के साथ माया के पास आया और उसके सामने चेयर पर बैठ गया। माया ने वेटर को 3 कॉफ़ी लाने का ऑर्डर दिया और वापस से उस आदमी को देखने लगी। वो आदमी लंदन का फेमस बिजनेसमैन मिस्टर जॉन थे, जिनका ज्वेलरी का बिजनेस था। माया ने उन्हें अपने किसी काम से यहाँ मिलने बुलाया था। मिस्टर जॉन ने पहले तो माया से मिलने से साफ मना कर दिया था, पर फिर माया ने उन्हें ज्वेलरी डिज़ाइन के बारे में कुछ बताया, जिसके बाद वो उससे मिलने को रेडी हो गए। हेलो मिस्टर जॉन। माया ने अपना एक हाथ आगे बढ़ा मिस्टर जॉन से हैंडशेक करते हुए कहा। मिस्टर जॉन ने भी हल्का सा मुस्कुरा कर माया से हैंडशेक किया और तब तक वेटर भी कॉफ़ी लेकर आ चुका था। वेटर ने कॉफ़ी टेबल पर रखी और वहां से चला गया। वेटर के जाने के बाद मिस्टर जॉन बिना किसी भाव के बोले, यस मिस माया, बताया आपको क्या बताना था हमें। आप ज्वेलरी डिजाइनर्स दिखाने वाली थी मुझे, राइट? तो कहाँ है आपके डिजाइन्स? उन्होंने माया के चेहरे को देखते हुए कहा। उन्हें माया के पास कोई फाइल या फिर कुछ नज़र नहीं आ रहा था जिसमें ज्वेलरी डिजाइन्स दिखा सके। मिस्टर जॉन की बात सुनते ही माया के फेस पर सार्कास्टिक स्माइल आ गई। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए बोली, इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर जॉन? अभी तो आए हैं, आराम से कॉफ़ी पीजिए, उसके बाद बात करते हैं। बोलते हुए माया ने एक कॉफ़ी मग उठा अपने होंठों से लगा लिया। उसकी नज़रें एकटक मिस्टर जॉन को देख रही थी। मिस्टर जॉन ने एक नज़र अपने असिस्टेंट को देखा और फिर कॉफ़ी का मग उठा कॉफ़ी पीने लगे। आई हैव अ बिग ऑफर फॉर योर कंपनी। अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं शुरू करूं? माया ने खाली कॉफ़ी मग टेबल पर रखते हुए कहा। ये सुनते ही मिस्टर जॉन के असिस्टेंट ने माया की तरफ देखते हुए कहा, ऑफर? कैसा ऑफर? डू यू नो हु यू आर ऑफरिंग दिस टू? आपने पहले कभी मिस्टर जॉन का नाम सुना भी है नहीं, या फिर आप सीधा ही इनसे मिलने आ गई है? लोगों को ये ऑफर देते हैं, न कि लोग इन्हें ऑफर देते हैं। बोलते हुए असिस्टेंट के फेस पर माया का मजाक उड़ाने वाली हंसी तैर गई। ये सुनते ही माया का फेस सर्द हो गया। उसने अपने हाथों की कस के मुट्ठियां बंद कर ली। माया ने 1-2 गहरी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल किया और असिस्टेंट को देखकर धीरे मगर खतरनाक आवाज में बोली, लोग क्या देते हैं, क्या लेते हैं? आई डोंट केयर। मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है एंड मिस्टर जॉन के बारे में मुझे जितना पता होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा पता है, बट आई थिंक आपको मेरे बारे में उतना भी नहीं पता है जितना आपको पता होना चाहिए। खैर छोड़िए, मुझे बेवकूफ़ों के साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने आपको एक चांस दिया था, बट आपको वो चांस नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, और भी बहुत से लोग हैं जो इस चांस के लिए रेडी बैठे हैं। बोलते हुए माया ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को टेबल पर रखा और खड़ी होने लगी। मिस्टर जॉन की नज़रें एकदम से फाइल पर पड़ी जिसका ऊपर का पेज हवा की वजह से ओपन हो गया था और उसके अंदर डिज़ाइन किए गए ज्वेलरी दिखाई देने लगे। ज्वेलर्स की डिज़ाइन देखते ही मिस्टर जॉन एकदम से हैरान रह गई। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि फाइल में दिख रही डिजाइन्स बेहद खूबसूरत एंड यूनिक थी, जिन्हें शायद मिस्टर जॉन ने पहली बार देखा था। उनकी डिज़ाइन जितनी नॉर्मल थी उतनी ही क्लासिक भी थी।
जो कि दुनिया के सबसे फेमस ज्वेलर डिज़ाइन कार्टियर डिज़ाइन हाउस की ज्वेलरी डिज़ाइन से मेल खा रही थी। माया की नज़रें मिस्टर जॉन को देख रही थी। अचानक ही उसके होंठों पर टेडी स्माइल आ गई। उसने अपनी फाइल उठाई और खड़ी होकर वहां से जाने लगी। मिस्टर जॉन, जिनका सारा ध्यान ज्वेलरी की डिज़ाइन देखने में था, अचानक माया की फाइल उठा लेने से वो एकदम से चौंक गए। उन्होंने सर उठा माया की तरफ देखा जो बाहर की तरफ जा रही थी। मिस्टर जॉन जल्दी से खड़े होते हुए बोला, मिस माया, हम आपकी सारी बात सुनने में इंटरेस्टेड है। बताइए क्या बात करनी थी आपको और आपके पास हमारी कंपनी के लिए क्या ऑफर है। ये सुनते ही माया के चलते कदम रुक गए। उसके होंठों की स्माइल और गहरी हो गई। उसकी नज़रें सामने देख रही थी। मिस्टर जॉन को माया की पीठ दिखाई दे रही थी। माया मिस्टर जॉन की तरफ पलटी और उन्हें देखकर बोली, सॉरी मिस्टर जॉन, आई हैव नो इंटरेस्ट इन टॉकिंग टू यू एनीमोर, बोलकर वो वहां से जाने लगी। सॉरी मिस माया, आई रियली सॉरी। हमें आपकी जो भी कंडीशन है सब मंजूर है, बस आप हमें ये सारी डिजाइन्स। इतना बोल वो चुप हो गए। उनकी नज़रें माया के हाथ में मौजूद फाइल को देख रही थी। इधर मिस्टर जॉन की बात सुनकर उनका असिस्टेंट एकदम से हैरान रह गया। वो धीरे से बोला, बट बॉस। उसने इतना ही बोला था तभी मिस्टर जॉन ने गुस्से से उसे देखा। उनकी नज़रों में साफ वार्निंग दिखाई दे रही थी, जिसे महसूस कर असिस्टेंट एकदम से चुप हो गया। उसने चुपचाप अपना सर झुका लिया। माया ने पीछे पलट मिस्टर जॉन को देखा और बिना किसी भाव के बोली, आई यू श्योर मिस्टर जॉन, आप मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड है। बोलते हुए उसकी नज़रें असिस्टेंट की तरफ चली गई। माया की नज़रों को देखकर मिस्टर जॉन समझ गए थे उसका इशारा किस तरफ है। यस मिस माया, आइए हम बैठकर बात करते हैं। आई प्रॉमिस इस बार हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, मिस्टर जॉन ने रिस्पेक्टली माया को देखते हुए कहा। अब माया ने भी कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप अपनी चेयर पर आकर बैठ गई। माया ने अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाया और हल्का सा पीछे चेयर पर बैंड होते हुए बोली, मैं आपको ये सारे डिजाइन्स देने को तैयार हूँ। इतना बोल वो चुप हो गई और उसने फाइल को हल्का सा मिस्टर जॉन की तरफ खिसका दिया। मिस्टर जॉन जल्दी से फाइल को लेने को होते हैं तभी माया ने फाइल पर अपना एक हाथ रख उन्हें फाइल लेने से रोक दिया। मिस्टर जॉन ने हैरानी और असमंजस के भाव चेहरे पर लिए माया को देखा। अभी मेरी बात पूरी नहीं है और जब तक बात पूरी नहीं हो जाती तब तक आपका इस फाइल पर कोई हक नहीं है, माया ने शांत मगर डेंजर आवाज में कहा, जिसे सुन एक पल के लिए मिस्टर जॉन की बॉडी में भी डर की लहर सी दौड़ गई, पर उनके चेहरे पर कुछ शो नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने भाव नॉर्मल ही बना रखे थे। मिस्टर जॉन अपना हाथ वापस पीछे लेते हुए बोले, यस फिनिश योर सेंटेंस। माया बिना किसी भाव के बोली, आपको सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे, बट इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जिसका मिनिमम एक्सपेंसेस 4 लाख पाउंड के स्मूदिंग होगा, आपको वो सारा एक्सपेंस उठाना होगा। बोलते हुए उसने कुछ पेपर्स निकाले और उन्हें मिस्टर जॉन के सामने रखते हुए बोली, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स है, अगर आप उस बिल्डिंग का एक्सपेंस उठाते हैं तो ये डिजाइन्स आपके हुए, वरना कोई बात नहीं, मुझे और भी इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे। माया की बात सुनकर मिस्टर जॉन सोच में पड़ गए, क्योंकि 4 लाख पाउंड कोई छोटी मोटी कीमत नहीं थी। 4 लाख पाउंड में भारतीय रुपए 4 करोड़ और 4-5 लाख के करीब होते हैं, जो कि कम कीमत नहीं है। मिस्टर जॉन कुछ पल सोचकर बोले, ओके, मुझे आपकी कंडीशन मंजूर है। बोलकर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स उठाए और उन्हें रीड कर उन पर साइन कर दिए। मिस्टर जॉन माया के बनाए डिजाइन्स को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते थे। अगर उन डिजाइन्स की ज्वेलरी उनकी कंपनी ने रेडी की तो उनकी कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला था, जिसके सामने एक बिल्डिंग का खर्चा कुछ नहीं था। माया के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो धीरे से मन में बोली, आर्शिमान की शुरुआत हो चुकी है, अब बस उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना है। मिस्टर वीरेन खुराना अपनी कंपनी की बर्बादी के लिए रेडी हो जाए। बहुत जल्द माया नाम का तूफान तुम्हारी कंपनी को बर्बाद करने वाला है। बोलते हुए उसके होंठों पर तिरछी स्माइल आ गई। मिस्टर जॉन ने पेपर्स पर साइन कर माया को दे दिए और ज्वेलर्स डिजाइन वाली फाइल उठा वहां से निकल गए। माया भी उसके बाद वहां से निकल चुकी थी। वो जिस काम के लिए यहाँ आई थी वो काम हो चुका था और उसके बाद वो सीधा खुराना मेंशन चली गई। माया घर आई तब तक अभिमान जी वीरेन के साथ ऑफिस जा चुके थे और कल एंगेजमेंट थी, इसलिए सुमित्रा और दिया शॉपिंग के लिए गई हुई थी। आरशी भी उन्हीं के साथ गई थी। माया ने घर आकर अपना लंच किया और फिर वो सीधा अपने रूम में चली गई। उसका आज का दिन अच्छा गया था, क्योंकि आज उसने सुमित्रा, दिया और वीरेन में से किसी को नहीं देखा था। ऐसे ही आज का पूरा का दिन बीत गया। अगली सुबह 9 बजे माया अपने रूम में ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी रेडी हो रखी थी। उसने नॉर्मल घर के कपड़े पहने थे। आज उसे कहीं बाहर नहीं जाना था।
वो घर पर रहकर ही अपना काम करने वाली थी। तभी उसके रूम पर नॉक हुआ। डोर खुला है, अंदर आ जाए, माया ने मिरर में खुद को देखते हुए कहा। तभी डोर ओपन कर आरशी अंदर आई। उसने अपने हाथ में एक बॉक्स पकड़ा हुआ था। माया ने सर घुमा आरशी को देखा और बिना किसी भाव के बोली, मॉम, आपको मेरे रूम में आने से पहले नॉक करने की जरूरत नहीं है। आप बिना नॉक किए भी आ सकती है। बोलते हुए वो खड़ी हुई और आरशी के सामने आकर उसके हाथ में पकड़े बॉक्स को देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, इसमें क्या है? बोलकर उसने आरशी के चेहरे की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। आरशी ने बॉक्स को बेड पर रखा और माया का हाथ पकड़ उसे बेड पर बैठाते हुए बोली, बेटा, सबकी अपनी लाइफ होती है और उन्हें अपनी लाइफ में प्राइवेसी चाहिए होती है, इसलिए कभी भी किसी को अपने रूम में आने से पहले नॉक करने से मना मत करना, नहीं किसी के रूम में बिना नॉक किए जाना। बोलते हुए उसने माया के चेहरे को देखा जो उसे ही देख रही थी। आरशी धीरे से बोली, क्या हुआ बेटा? माया अपनी नजरें आरशी से फेरते हुए बोली, कुछ नहीं। कोई काम था आपको? हाँ, वो मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आई थी, आज की एंगेजमेंट पार्टी के लिए। तुम रेडी हो जाओ, उसके बाद हम मेहरा मेंशन के लिए निकलेंगे। एंगेजमेंट पार्टी वही है? आरशी ने झिझकते हुए कहा। ये सुनते ही माया ने आरशी की तरफ देखा पर उसके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले थे। माया ने बॉक्स की तरफ देखा जिसमें बेहद ही खूबसूरत ब्लैक गाउन था। आरशी गौर से माया के चेहरे को देख रही थी। वो माया से एंगेजमेंट की बात कहना ही नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था कहीं माया अंगद और दिया की एंगेजमेंट की बात सुनकर फिर से हट न हो जाए, पर माया को आरशी की बात सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। हाँ, वो मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आई थी, आज की एंगेजमेंट पार्टी के लिए। तुम रेडी हो जाओ, उसके बाद हम मेहरा मेंशन के लिए निकलेंगे। एंगेजमेंट पार्टी वही है? आरशी ने झिझकते हुए कहा। ये सुनते ही माया ने आरशी की तरफ देखा पर उसके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले थे। माया ने बॉक्स की तरफ देखा जिसमें बेहद ही खूबसूरत ब्लैक गाउन था। आरशी गौर से माया के चेहरे को देख रही थी। वो माया से एंगेजमेंट की बात कहना ही नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था कहीं माया अंगद और दिया की एंगेजमेंट की बात सुनकर फिर से हट न हो जाए, पर माया को आरशी की बात सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। आरशी गौर से माया के चेहरे को देख रही थी। वो माया से एंगेजमेंट की बात कहना ही नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था कहीं माया अंगद और दिया की एंगेजमेंट की बात सुनकर फिर से हट न हो जाए, पर माया को आरशी की बात सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। एपिसोड 42। रोहित दर्द से कांप रहा था। वो चीखना चाहता था पर उससे चीखा नहीं जा रहा था। वो छटपटाते हुए अश से छूटने की कोशिश कर रहा था, पर वो जितनी कोशिश करता अश उसे उतना ही ज्यादा दर्द देता जा रहा था। कुछ पल बाद अश ने एकदम से चाकू को बाहर निकाला। रोहित एकदम से चीख पड़ा और उसके मुंह से खून का एक फव्वारा निकल गया। वो अधमरा हो चुका था। उसकी आंखें ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी। तभी अश ने अपनी कमर के पीछे से गन निकाली और रोहित के फहद पर पॉइंट करते हुए बोला, तुम जैसी गंदगी की जगह नहीं है इस अर्थ पर। बोलकर उसने एकदम से ट्रिगर दबा दिया। गोली रोहित के फहद में जाकर लगी। रोहित की हल्की सी चीख निकल गई और उसकी सांसें उसी आखिरी चीख के साथ थम गई। गन में साइलेंसर लगा हुआ था जिससे गन चलने की आवाज किसी को नहीं सुनाई दी। रोहित नीचे गिर गया। उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो चुकी थी। अश ने कुछ पल रोहित की डेड बॉडी को देखा और फिर गन को वापस कमर के पीछे रखते हुए उसने किसी को कॉल किया। कुछ रिंग जाने के बाद कॉल पिक हुआ। अश रोहित की डेड बॉडी को देखते हुए बोला, यहाँ कचरा पड़ा है, इसे अभी के अभी यहाँ से साफ करो। गंदगी नहीं चाहिए मुझे, 10 मिनट में सब कुछ साफ हो जाना चाहिए। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और वो कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल सीधा अपने केबिन में चला गया। अश के जाते ही कुछ बॉडीगार्ड वहां आए। 3 बॉडीगार्ड रोहित की डेड बॉडी को उठा पीछे के रास्ते से बाहर निकल गए और बचे हुए बॉडीगार्ड ने रूम की सफाई कर बिल्कुल पहले की तरह कर दिया। वहां से खून सब कुछ हट चुका था। कोई नहीं कह सकता था कि कुछ देर पहले यहाँ बेरहमी से किसी को मारा गया था। अश अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर कुछ कर रहा था, तभी अचानक उसका फोन रिंग किया। जिसकी आवाज सुन अश ने लैपटॉप पर से नजरें हटा फोन की स्क्रीन की तरफ देखा जिस पर आर्यंश नाम शो हो रहा था। अश ने कॉल उठा कान पर लगाते हुए कहा, हम बोलो, क्यों कॉल किया है? दूसरी तरफ से आर्यांश धीरे से बोला, भाई एक इनविटेशन आया है राठौर मेंशन से। कल पार्टी में बुलाया है आपको वीरेन राठौर ने। अश बेफिक्री से बोला, तो तुम्हें लगता है मैं वहां जाऊंगा? वीरेन राठौर की इतनी औकात है जो मुझे वहां बुला सके? आर्यंश जल्दी से बोला, भाई मॉम ने बोला है आपको वहां जाने के लिए। अगर आप वहां नहीं गए तो मॉम हट हो जाएगी।
ये सुनते ही आशा एक पल के लिए चुप हो गया। वो कुछ पल रुककर बोला, वो आएगी पार्टी में। आर्यंश बोला, वो कौन? आशा फ्रस्ट्रेशन से बोला, तुम्हारी मॉम। ये सुनते ही आर्यांश एक पल के लिए चुप हो गया। वो कुछ पल रुककर धीरे से बोला, भाई वो आपकी भी मॉम है, खैर छोड़िए ये सब। मॉम राठौर एस की पार्टी में जाएगी। आशा धीरे से बोला, ओके आई एम रेडी टू गो टू। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और चेयर पर रखा अपना ब्लेजर उठा केबिन से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद आशा एक जगह खड़ा सामने देख रहा था जहां एक प्राइवेट जेट खड़ा था और उसके पास ब्लैक यूनिफॉर्म पहने कुछ बॉडीगार्ड खड़े थे। आशा धीरे से बोला, आई डोंट नो लिटिल गर्ल, तुमसे नफरत में भी कौन सी बेकरारी है जो मुंबई मुझे तुम्हारे बिना बेसब्र करती है। खैर अब जाना तो पड़ेगा मुंबई। बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और अपने कदम जेट की तरफ बढ़ा दिए। कुछ देर बाद जेड अपनी उड़ान भर चुका था। आशा अपने प्राइवेट रूम में बैठा कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग में रह रहकर आरवी का ही ख्याल आ रहा था। इधर दूसरी तरफ मुंबई में एक बड़ा सा कमरा जहां अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। उस पूरे रूम में सिगरेट का धुआं उड़ रहा था जिसकी स्मेल से पता चल रहा था कि कोई इस रूम में कई देर से सिगरेट पी रहा था। तभी उस रूम में बैठे आदमी ने लाइट्स ऑन की जिससे पूरे रूम में रोशनी फैल गई और उसमें बेड पर बैठा एक शख्स दिखाई दिया जिसकी उम्र 25 के आसपास होगी। दिखने में वो अट्रैक्टिव बॉडी का मालिक था। वो सामने की वॉल पर देख रहा था जहां एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। वो तस्वीर एक मुस्कुराती हुई लड़की की थी। उस फोटो ने आधी से ज्यादा वॉल को कवर किया हुआ था। वो शख्स बेड से उठा और अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को नीचे फेंकते हुए वो उस फोटो के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके होंठों पर गंदी सी स्माइल छाई हुई थी। वो अजीब तरह से उस फोटो पर हाथ फेरते हुए बोला, कब तक जान, कब तक मुझसे दूर रहोगी? पहली बार तुम्हें देखा था ना, उसी वक्त तुम पर मेरा दिल आ गया था। एंड यू नो, जो चीज़ मुझे चाहिए होती है वो मैं हासिल करके ही रहता हूँ। बोलकर वो जोर से हंसने लगा। वो हंसते हुए अपनी दोनों बाहें फैला कर बोला, आरवी तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। आज नहीं तो कल तुम्हें मेरा होना ही होगा। कियान मेहरा को जो चीज़ एक बार पसंद आ जाती है वो चीज़ उसकी हो जाती है। बोलकर वो फिर से जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी बेहद खतरनाक थी। कियान इस वक्त किसी पागल की तरह लग रहा था। तभी अचानक उसका फ़ोन रिंग किया जिसकी आवाज़ सुन उसने एकदम से हंसना बंद कर दिया और अपना फ़ोन निकाल उसमें शो हो रहे नाम को देख उसने तुरंत कॉल पिक कर लिया। तभी दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज़ आई, सर हम आपके रूम के बाहर खड़े हैं लड़की को लेकर। ये सुनते ही कियान के फेस पर गंदी सी स्माइल आ गई। उसने बिना कुछ बोले अपने कदम डोर की तरफ बढ़ा दिए। उसने डोर ओपन किया और उसकी नज़रें सीधे अपने सामने खड़े लोगों पर पड़ी। दो आदमी एक लड़की को पकड़े हुए खड़े थे। उस लड़की के हाथ पीछे बंधे हुए थे और उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कियान की नज़रें ऊपर से नीचे तक उस लड़की को स्कैन कर रही थी। उसकी नज़रें बहुत गंदी थी। उसकी आंखों में हवस साफ नजर आ रही थी। एपिसोड 43। दो आदमी एक लड़की को पकड़े हुए खड़े थे। उस लड़की के हाथ पीछे बंधे हुए थे और उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कियान की नज़रें ऊपर से नीचे तक उस लड़की को स्कैन कर रही थी। उसकी नज़रें बहुत गंदी थी। उसकी आंखों में हवस साफ नजर आ रही थी। कियान ने गंदी स्माइल करते हुए अपने आदमी को उस लड़की को अपने बैग की तरफ ले जाने का इशारा किया और खुद डोर के सामने से हट गया। वे दोनों आदमी लड़की को जबरदस्ती अपने साथ रूम के अंदर ले आए और उसे बेड पर धक्का दे खुद बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद कियान ने रूम का डोर अंदर से बंद कर दिया और अपने शर्ट के बटन ओपन करते हुए वो बेड की तरफ बढ़ने लगा। उसके होंठों पर बहुत ही गंदी स्माइल छाई हुई थी और आंखों में हवस साफ नजर आ रही थी। वो लड़की जो बेड पर मुंह के बल गिरी हुई थी, उसने झट से सर उठा कियान की तरफ देखा और उसे खुद की तरफ आता देख उसकी आंखों में खौफ समा गया। वो धीरे धीरे बेड पर पीछे खिसकते हुए अपना सरना में हिलाने लगी। मुंह में कपड़ा होने की वजह से उससे बोला नहीं जा रहा था और हाथ उसके रस्सी से बंधे होने की वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कियान की स्माइल और गहरी हो गई। उसने अपनी शर्ट उतार एक कोने में फेंक दी और उस लड़की का पैर पकड़ झटके से अपनी तरफ खींचते हुए बोला, जान कहाँ जाओगी? जहाँ जाओगी मुझे ही पाओगी। यहाँ मैंने तुम्हें देखने के लिए नहीं चखने के लिए बुलाया है। अब गुड गर्ल की तरह मेरा साथ दो वरना तकलीफ तुम्हें ही होगी। बोलकर वो लड़की के ऊपर आ गया। लड़की बेड पर सीधा लेट गई और वो जोर से रोते हुए छटपटाने लगी। मुंह बंद होने के कारण वो अपनी हेल्प के लिए चिल्ला भी नहीं पा रही थी और वैसे भी उसके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होने वाला था।
यहाँ दरिंदों के अलावा कोई बचाने वाला नहीं था। कुछ ही देर में पूरे रूम में लड़की की दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। कियान उस पर अपनी हैवानियत दिखा रहा था। लगभग 2 घंटों बाद लड़की की चीख कम होने लगी और कुछ पल बाद चीखें आना एकदम बंद गई। कियान उस लड़की के ऊपर से उठा और अपने होंठों के पास लगा ब्लड साफ करते हुए बोला, साली मर गई। एक रात भी अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पाई। बोलते हुए उसने अपनी पेंट पहनी और अपना शर्ट उठा रूम से बाहर निकल गया। इधर वो लड़की बेजान सी बेड पर पड़ी थी। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां से खून नहीं आ रहा हो। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसकी सांसें उसका साथ छोड़ चुकी थी। वो लड़की कियान की हैवानियत ज्यादा देर नहीं बर्दाश्त कर पाए और वो वहीं मर गई। दैट्स फॉर इट्स टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सॉरी गाइस छोटा चैप्टर देने के लिए, पर आज कुछ अनहैप्पी हो गया जिस वजह से चैप्टर नहीं लिखा गया। एंड पूजा रावत, आपने पूछा था कि पिछला चैप्टर किस नॉवेल का है, तो वो मेरी न्यू नॉवेल रिबर्थ ऑफ माफिया क्वीन इन अ नॉवल का था। 2 आदमी एक लड़की को पकड़े हुए खड़े थे। उस लड़की के हाथ पीछे बंधे हुए थे और उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कियान की नजरें ऊपर से नीचे तक उस लड़की को स्कैन कर रही थी। उसकी नजरें बहुत गंदी थी। उसकी आंखों में हवस साफ नजर आ रही थी। कियान ने गंदी स्माइल करते हुए अपने आदमी को उस लड़की को अपने बैग की तरफ ले जाने का इशारा किया और खुद डोर के सामने से हट गया। वे दोनों आदमी लड़की को जबरदस्ती अपने साथ रूम के अंदर ले आए और उसे बेड पर खुद बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद कियान ने रूम का डोर अंदर से बंद कर दिया और अपने शर्ट के बटन ओपन करते हुए वो बेड की तरफ बढ़ने लगा। उसके होंठों पर बहुत ही गंदी स्माइल छाई हुई थी और आंखों में हवस साफ नजर आ रही थी। वो लड़की जो बेड पर मुंह के बल गिरी हुई थी, उसने झट से सर उठा कियान की तरफ देखा और उसे खुद की तरफ आता देख उसकी आंखों में खौफ समा गया। वो धीरे धीरे बेड पर पीछे खिसकते हुए अपना सरना में हिलाने लगी। मुंह में कपड़ा होने की वजह से उससे बोला नहीं जा रहा था और हाथ उसके रस्सी से बंधे होने की वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कियान की स्माइल और गहरी हो गई। उसने अपनी शर्ट उतार एक कोने में फेंक दी और उस लड़की का पैर पकड़ झटके से अपनी तरफ खींचते हुए बोला, जान कहाँ जाओगी? जहाँ जाओगी मुझे ही पाओगी। यहाँ मैंने तुम्हें देखने के लिए नहीं चखने के लिए बुलाया है। अब गुड गर्ल की तरह मेरा साथ दो वरना तकलीफ तुम्हें ही होगी। बोलकर वो लड़की के ऊपर आ गया। लड़की बेड पर सीधा लेट गई और वो जोर से रोते हुए छटपटाने लगी। मुंह बंद होने के कारण वो अपनी हेल्प के लिए चिल्ला भी नहीं पा रही थी और वैसे भी उसके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होने वाला था। यहाँ दरिंदों के अलावा कोई बचाने वाला नहीं था। कुछ ही देर में पूरे रूम में लड़की की दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। कियान उस पर अपनी हैवानियत दिखा रहा था। लगभग 2 घंटों बाद लड़की की चीख कम होने लगी और कुछ पल बाद चीखें आना एकदम बंद गई। कियान उस लड़की के ऊपर से उठा और अपने होंठों के पास लगा ब्लड साफ करते हुए बोला, साली मर गई। एक रात भी अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पाई। बोलते हुए उसने अपनी पेंट पहनी और अपना शर्ट उठा रूम से बाहर निकल गया। इधर वो लड़की बेजान सी बेड पर पड़ी थी। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां से खून नहीं आ रहा हो। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसकी सांसें उसका साथ छोड़ चुकी थी। वो लड़की कियान की हैवानियत ज्यादा देर नहीं बर्दाश्त कर पाए और वो वहीं मर गई। एपिसोड 44। इधर वो लड़की बेजान सी बेड पर पड़ी थी। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां से खून नहीं आ रहा हो। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसकी सांसें उसका साथ छोड़ चुकी थी। वो लड़की कियान की हैवानियत ज्यादा देर नहीं बर्दाश्त कर पाए और वो वहीं मर गई। उस लड़की की ऐसी हालत देख एक बॉडीगार्ड के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए पर दूसरे की आंखें नम हो गई। न जाने कितनी ही लड़कियां थी जो कियान की हैवानियत का शिकार बनी थी और बन रही थी। दोनों बॉडीगार्ड ने एक गहरी सांस ली और एक बॉडीगार्ड ने उस लड़की पर ब्लैंकेट डाल दिया और फिर दोनों उसे उठाकर वहां से बाहर ले गए। इधर कियान दूसरे रूम में मिरर के सामने खड़ा गुनगुनाते हुए रेडी हो रहा था। नजर के सामने जिगर के पास में कोई रहता है, वो हो तुम। गुनगुनाते हुए उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखी आरवी की फोटो को देखा और अचानक ही वो अजीब तरह से हंसने लगा। कुछ पल बाद कियान रूम से बाहर निकल गया और अपनी कार में बैठकर एंटरप्राइजेस के लिए निकल गया। सेव के केबिन में आरवी इस वक्त अपने केबिन में ग्लास डोर के पास खड़ी मुंबई के नज़ारे को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी अचानक उसका फोन रिंग किया, जिसकी आवाज सुन आरवी ने हल्का सा सर घुमा टेबल पर रखे अपने फोन को देखा जो फ्लैश हो रहा था। आरवी ने एक गहरी सांस ली और टेबल के पास आ उसने कॉल उठा कान पर लागते हुए कहा, हेलो।
तभी दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज़ आई, मैम सब कुछ रेडी है। आपने जैसा कहा था सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग हो गया है। तभी दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज़ आई, मैम सब कुछ रेडी है। आपने जैसा कहा था सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग हो गया है। ये सुनते ही आरवी के होंठों पर डेंजर स्माइल आ गई। वो अपनी चेयर पर बैठते हुए बोली, गुड, यू विल गेट योर रिवॉर्ड, आफ्टर ऑल यू हैव डन सच अ गुड जॉब। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और किसी को कॉल करके बोली, पुट 1 करोड़ रुपए इन रियाज अकाउंट। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और अपना सर चेयर के हेड पर टिका वो सीलिंग को देखते हुए कुछ सोचने लगी। इधर रिया अपने केबिन में बैठी हैरानी से अपने फ़ोन की स्क्रीन को देख रही थी जिस पर उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए जाने का मैसेज फ्लैश हो रहा था। रिया खुशी से उछलते हुए बोली, ओह माय गॉड 1 करोड़ रुपए! मुझे नहीं पता था मैम इतने से काम के इतने पैसे दे देंगी। इतने पैसे तो मैं अपनी सारी जिंदगी नहीं कमा पाती जितना मैंने आज कमा लिया है। बोलते हुए वो अपनी जगह खड़ी खुशी से उछलने लगी थी। रिया आरवी की पर्सनल असिस्टेंट थी, जो एक लॉयल एंड हार्ड वर्किंग लड़की थी। रिया अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करती थी। रिया अनाथ थी और वो मुंबई में ही एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। तभी अचानक रिया को कुछ याद आया। उसने एकदम से अपने सर पर हाथ रख लिया और वो परेशानी से बोली, ओह गॉड मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल गई। मैम ने मुझसे अकाउंट डिपार्टमेंट की फाइल्स मांगी थी और मैंने अभी तक उन्हें फाइल नहीं दी। कहीं मैम अपना दिया हुआ रिगार्ड वापस नहीं ले ले मुझसे। नहीं, मैं उन्हें मौका ही नहीं दूंगी। मैं अभी उन्हें फाइल्स दे आती हूँ। बोलते हुए उसने टेबल पर रखी फाइल्स उठाई जो अकाउंट डिपार्टमेंट की थी और फिर तेजी से केबिन से बाहर निकल गई। रिया खुद में बड़बड़ाते हुए तेजी से आरवी के केबिन की तरफ जा रही थी। उसका सारा ध्यान फाइल देखने में था। वो चेक कर रही थी कि उसने फाइल्स अकाउंट डिपार्टमेंट की ही ली थी ना, तभी अचानक वो किसी से टकरा गई। उसके कदम लड़खड़ा गए। उसके हाथ से फाइल्स छूटकर नीचे गिर गई और वो नीचे गिरती उससे पहले ही सामने खड़े शख्स ने उसे कमर से थाम गिरने से बचा लिया। रिया ने गिरने के डर से कस के अपनी आंखें बंद कर ली। वही उसके सामने खड़ा कियान, जिसका एक हाथ रिया की कमर पर था और उसने दूसरे हाथ से रिया का हाथ पकड़ा हुआ था। कियान की नज़रें रिया के चेहरे पर टिकी हुई थी। अचानक ही उसकी नज़रें रिया के चेहरे से होते हुए नीचे की तरफ जाने लगी। उसकी आंखों में एक बार फिर हवस नजर आने लगी थी। कियान ने धीरे से अपने होंठों पर जीभ फिराए और उसकी उंगलियां रिया की कमर पर अजीब तरह से चलने लगी। कुछ पल बाद रिया को जब अपनी बॉडी में कहीं पेन का एहसास नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी एक आंख खोल सामने खड़े कियान को देखा। रिया एक पल के लिए चौंक गई। तभी उसे अपनी कमर पर अजीब तरह से कियान की उंगलियां चलती हुई महसूस हुई। रिया ने एकदम से कियान के चेहरे की तरफ देखा जिसकी नज़रें उसके सीने पर टिकी हुई थी। कियान की नज़रों को देख रिया एकदम से हैरान रह गई और उसे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। वो जल्दी से खड़ी हुई और कियान का हाथ अपनी कमर पर से झटक उसे सॉरी बोल वो वहां से आरवी के केबिन की तरफ भाग गई। रिया ने ये सब इतनी जल्दी किया था कि कियान को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। उसने हल्का सा सर घुमा जाती हुई रिया को देखा और अचानक ही उसके होंठों पर अजीब सी स्माइल आ गई। वो धीरे से बोला, जान कहाँ जाओगी? जहाँ जाओगी हमें ही पाओगी। मेरा अगला शिकार अब तुम ही बनोगी। तुम्हारे शरीर की खुशबू आह। बोलते हुए वो एकदम से चुप हो गया और अपनी आंखें बंद कर अजीब तरह से अपने हाथ को सूंघने लगा जिससे उसने रिया की कमर को पकड़ा हुआ था। वो अचानक से बोला, मेरा दिल आ गया है इस खुशबू पर। आज रात मेरे बेड पर तुम ही होगी और तुम्हारी इस खुशबू को मैं अपने अंदर अच्छे से समाऊंगा। बोलते हुए उसके होंठों पर अजीब सी स्माइल आ गई। वो कुछ पल ऐसे ही खड़ा रहा और फिर तेज कदमों से दूसरी तरफ चला गया। वो आरवी से मिलने यहाँ आया था पर अभी उसकी जो कंडीशन थी उसके बाद उसे पहले वॉशरूम जाना था। इधर रिया भागते हुए आरवी के केबिन के पास आए और वो बिना डोर नॉक किए सीधा अंदर चली गई। आरवी जो लैपटॉप में अपना काम कर रही थी, डोर ओपन होने की आवाज़ सुन उसने गुस्से से तेज आवाज में कहा, कौन है? इतने भी मैनर्स नहीं है कि अंदर आने से पहले डोर नॉक करना चाहिए। बोलते हुए उसने लैपटॉप से नजरें हटा सामने खड़ी रिया को देखा जिसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और वो हाफ रही थी। रिया को ऐसे देख आरवी एक पल के लिए चौंक गई। वो रिया की फिक्र करते हुए बोली, व्हाट हैपन रिया? क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो और ये पसीना कैसे से रहा है तुम्हें? आई यू फाइन? बोलते हुए वो चेयर से खड़ी हो रिया के पास आ गई। तो दोस्तों आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।